प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको बताने वाला हूँ वह मेरे को अक्टूबर 2011 में रेफ़र हुआ था। सीबीआई के एक आईजे गोत्रु, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिससे मुझे उन्होंने अवगत कराया कि एक NHRM का स्कैम लखनऊ में हुआ है, जिसमें अखबारों की बात माने या दूसरी खबरों की बात माने तो 100 मिलियन यानी कि 100 बिलियन रुपीस का यह स्कैम हुआ। यह नेशनल रूरल हेल्थ मेडिसिन का प्लान था गवर्नमेंट का, और इसमें 100 बिलियन के आसपास का गबन हुआ, ऐसा समाचार पत्रों का और न्यूज़ वाले लोगों का कहना था। बहुत सी जो उस समय डेथ्स हुई डॉक्टर्स की, स्टाफ की, हेल्थ स्टाफ की, उन सब को भी इससे जोड़ा गया, और इस तरह यह एक बहुत ही सनसनीखेज खबर पूरे भारत में फैली। बहुजन समाजवादी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी और बहुत से लोगों के नाम इस गबन में, स्कैम में लिए जा रहे थे। उसी वक्त एक डिप्टी CMO जो कि लखनऊ में ही काम करते थे, डॉक्टर YS सचान, उनको अरेस्ट कर लिया गया। गबन के अलावा उन पर यह भी शक था, जैसा कि अखबारों में आया, समाचारों में आया, कि उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर की हत्या भी करवाई है, और इसी सिलसिले में उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको जेल में जो स्वास्थ्य सेवा का वार्ड होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, और एक बेड उनको अलॉट कर दिया गया जिस पे ही वो रह रहे थे। यह जेल के हॉस्पिटल का वार्ड था। यह जेल एक आदर्श जेल के रूप में बनाई गई थी, जो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। उसी में ग्राउंड फ्लोर पे एक मरीजों के लिए, जो लोग बीमार थे उनके लिए एक वार्ड बनाया गया था, जिसमें नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स इत्यादि उनको अटेंड करने के लिए तैनात होते थे। डॉक्टर YS सचान भी वहीं भर्ती हुए। वह बहुत कम बोलते थे, बहुत कम लोगों से उनका इंटरेक्शन था। जेल में ज़्यादातर वो चुपचाप ही रह रहे थे, पर बहुत गंभीर रहते थे। अचानक एक दिन वो अपने बिस्तर पे से गायब हो गए। वह कहीं नज़र नहीं आए। जब काफ़ी देर तक वो वार्ड में वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू हुई। तलाश करते करते
शाम के वक्त कुछ लोग उस वार्ड की फर्स्ट फ्लोर पे जिसका कि सीढ़ियाँ उस वार्ड के सामने ही खुलती थी, उससे ऊपर गए। हालांकि वह स्पेस किसी भी काम में या किसी भी उपयोग के लिए नहीं थी, वो खाली पड़ी थी, लेकिन कुछ कमरे बंद और कुछ खुले पड़े थे। उसको सुचारू रूप से लॉक वगैरह नहीं किया हुआ था। वहाँ पे 2 बाथरूम थे। उन बाथरूम को भी लोग यदा कदा उपयोग कर लेते थे। वह बंद नहीं थे, उनमें ताला नहीं लगा हुआ था। और उनमें से ही एक बाथरूम में डॉक्टर YS सचान, जो टॉयलेट सीट रहती है, उसमें बैठे हुए मिले। उन्होंने सिर्फ अंडरगारमेंट पहन रखे थे। पैंट उनकी दरवाजे के पीछे पड़ी थी और गले में उनका जो अपना बेल्ट था, जो कि लेदर बेल्ट था, वह लगा हुआ था, बांधा हुआ था। और वह खिड़की की जो सलाखें लगी रहती हैं, एक सलाख से बांधकर, और वे टॉयलेट सीट पे बैठे हुए थे, गर्दन खिंची हुई थी। साथ में उनके शरीर से काफ़ी जगह से रक्त निकल रहा था, हाथों से, जंघा से और गले से भी रक्त निकल रहा था। और काफ़ी रक्त ज़मीन पे भी पड़ा हुआ था, और जो टॉयलेट सीट रहती है उस पे भी पड़ा हुआ था। हमारे से पहले वहाँ पे उनको वहाँ से हटाया गया सीन क्राइम के लिए। जो FSL के लोग बनाए, उन्होंने FSL वालों ने उनकी वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट बनाई, हर चीज़ को कब्जे में लिया, एग्ज़िबिट को उन्होंने अपने प्रिजर्व किया और सारा कुछ डिटेल एग्ज़ामिनेशन के लिए FSL में भेज दिया गया। और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 5 लोगों ने उनका पोस्टमार्टम किया। एक बोर्ड बनाया गया, जिस बोर्ड में जो डॉक्टर्स 5 थे, एक डॉक्टर SK श्रीवास्तव थे, दूसरे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह थे, तीसरे डॉक्टर अशोक कुमार दुबे थे और चौथे डॉक्टर मौसमी सिंह थी, जो कि वहाँ के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थी। और उनके अलावा एक डॉक्टर राजेश कुमार थे। इन 5 डॉक्टरों की टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में जो उनको फाइंडिंग्स मिली, वो सारी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी थी और मुझे उन्होंने एक कॉपी, टाइप की हुई कॉपी, वो मेरे को CBI को प्रेषित की थी और CBI ने वो मेरे को प्रेषित की थी। इसमें सबसे बड़ी शक की बात या जो कंफ्यूज करने वाली बात थी, वह यह थी कि गले में बेल्ट का फंदा लगा था, पैंट उनकी उतरी हुई थी और उसके अलावा कुछ ऐसे और वुंड शरीर पे थे जो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते थे। जैसे उनकी रिस्ट पे, ये जो रिस्ट रहती है हाथ की, जहाँ पे नाड़ी चलती है, वो पार्ट भी कटा हुआ था। दूसरा, उनके गले पर भी कटे हुए के निशान थे। तीसरा, उनकी एल्बो हम कहते हैं, जो हाथ का ये जॉइंट होता है,
उसको एल्बो कहते हैं। तो एल्बो के फ्रंट पार्ट में भी कट लगे हुए थे। और इंग्वाइनल रीजन हम बोलते हैं जहाँ पे हमारी टांगें पेट के साथ मिलती हैं और जो फोल्ड होता है वहाँ भी घाव था, कटा हुआ घाव था। ये सारे के सारे वुंड से ब्लड निकल रहा था और वो सब जमीन पे जमा हुआ था। डॉक्टरों ने इन सब को अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल से मेंशन किया हुआ था, लेकिन कॉज ऑफ डेथ उन्होंने इन्हीं वुंड्स को रखा हुआ था, हेमोरेजिक शॉक। गले में फंदे का उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, पर उसको उन्होंने कॉज ऑफ डेथ नहीं माना। इससे एक विषम परिस्थिति खड़ी हो गई। उनका असली कॉज ऑफ डेथ पता चलना था, जरूरी था। उस कमरे की तलाशी पर एक ब्लेड, आधा ब्लेड वो मिला था, जो कि टॉयलेट सीट के पीछे खिड़की के पास रखा हुआ था। अब प्रश्न उठता था कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई, क्योंकि कोई उनको जानलेवा बीमारी तो थी नहीं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह के कारण वो अपने वार्ड में भर्ती थे। इलाज जिसका सुचारू रूप से चल रहा था, वो ठीक ठाक थे, और अचानक से ही यह प्रक्रिया हो गई। हमने भी अपनी टीम बनाई, जिसमें संजीव लालवानी और अनुपमा को हमने अपने साथ लिया, और साथ में हमने CFSL को, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी रिक्वेस्ट किया कि हमारी टीम में आप कुछ एक्सपर्ट्स डिप्यूट करें, जो कि हम एक जॉइंट एग्जामिनेशन, एक बोर्ड बना करके कर सकें। उन्होंने बहुत खुशी से अपने एक्सपर्ट्स को डिप्यूट किया, इधर से हमारे एक्सपर्ट भी हो गए, और इस तरह करीब 10-12 लोगों की टीम लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ में सबसे पहले हमने उस सीन का इंस्पेक्शन किया जहाँ पे YS सचान साहब की मृत्यु हुई थी, और उस वार्ड को भी देखा, बेड को भी देखा जहाँ वो सोया करते थे। वो अभी तक सुरक्षित रखा हुआ था। सीन इंस्पेक्शन में हमने देखा कि ब्लड तो फर्श पे भी है और साथ में टॉयलेट के आसपास भी है, और जब उसको खुरच करके उसकी मात्रा को देखा गया तो इतनी मात्रा नहीं बन रही थी कि वह हेमोरेजिक शॉक से डेथ कॉज कर सके। लिगेचर मार्क का डिस्क्रिप्शन और जो फोटोग्राफ अवेलेबल थे, उनकी अच्छी तरह से जांच करने पर लग रहा था कि वह एंटेमॉर्टम ही हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि हैंगिंग में दोनों तरह के फीचर्स लिगेचर मार्क में दिखाई देते हैं, एंटेमॉर्टम भी और पोस्टमार्टम भी, क्योंकि 2-1 मिनट तक तो आदमी जिंदा रहता है, उसकी सांस या कह दीजिए जो जीवन की क्रिया है वो चलती रहती है, पर 2-3 मिनट के बाद में व्यक्ति मर जाता है, लेकिन वह सस्पेंडेड पोजीशन पे या हैंगिंग की पोजीशन में वह कई देर तक लटका रहता है। इसलिए बहुत सारे चेंजेस जो लिगेचर मार्क में आते हैं वो पोस्टमार्टम होते हैं, वो आफ्टर डेथ होते हैं। इसलिए किसी भी हैंगिंग के लिगेचर मार्क में दोनों तरह के फीचर नज़र आएंगे, एंटेमार्टम के भी और पोस्टमार्टम के भी, क्योंकि जिस पीरियड में डेथ के बाद वो उसी लिगेचर से सस्पेंडेड रहा, अगर वो तुरंत इमीडिएटली डेथ के बाद नहीं खोजा जाता है तो वो पोस्टमार्टम फीचर्स भी प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात ये थी कि यह हैंगिंग पार्शियल हैंगिंग थी।
जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम कंप्लीट हैंगिंग उसको कहते हैं जिसमें आदमी पूरी तरह से जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे लटक रहा हो, उसके ज़मीन पे पैर नहीं लगने चाहिए। और अगर ज़मीन पे पैर लगे हैं या वो खड़ा है या सिटिंग नीलिंग किसी भी पोजीशन में है तो उसको हम पार्शियल हैंगिंग कहते हैं, इसलिए हमने इसको पार्शियल हैंगिंग का नाम दिया। जो लेगेचर मटेरियल था जो कि बेल्ट था उसका CFSL से एग्जामिनेशन हो चुका था और वहाँ मंगवा के हमने फिर उसको एग्जामिन किया। उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि वह 3-4-5 किलो का वज़न के बराबर लेगेचर से वेट ट्रांसफ़र कर सके नेक पर, जो कि कम से कम चाहिए नेक को कंस्ट्रिक्ट करने में और डेथ करने में। वह भी था। और भी चीज़ों की वहाँ पे जांच पड़ताल की गई, देखा गया और अंततः जो हमने संभावनाएं बनाई डिटेल एग्जामिनेशन के बाद में, हमारी रिपोर्ट काफ़ी लंबी थी और पहले के एग्जामिनेशन भी जो किए गए थे बहुत डिटेल में थे। ब्लड के एग्जामिनेशन, कपड़ों के एग्जामिनेशन, लेगेचर मटेरियल के एग्जामिनेशन और उनकी फ़ोटोग्राफी भी सारी हमें अवेलेबल थी। डिटेल एग्जामिनेशन के बाद हमारा ओपिनियन यहीं पे आके रुका कि यह केस पार्शियल हैंगिंग का है और यह एक सुसाइड का केस है। इन्होंने सुसाइड किया है। अब हम कारण तो नहीं बता सकते, पर निश्चित रूप से उन्होंने सुसाइड किया है, सुसाइड भी हैंगिंग से किया है। अब प्रश्न उठता था कि पहले की चोटें कैसे रहीं। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हमको एक ब्लेड मिला था, वो ब्लेड खून से सना हुआ था। साचान साहब ने सबसे पहले मौका देख करके वह वार्ड से निकल करके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर इस बाथरूम में आए जो कि बेकार पड़ा था, जहाँ कोई अक्सर नहीं आता था। वो सुनसान अकेले रहता, वो खाली पड़ा था सारा एरिया। अभी उसमें कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, तो इसलिए कभी कोई यदा कदा आता हो, साधारणतया कोई भी व्यक्ति उस तरफ नहीं आता था। इसलिए पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को सुसाइड का वो निश्चय करके आए थे, इसीलिए अपने साथ ब्लेड भी लेके आए थे। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपना गला काट लेता हूँ, लेकिन ब्लेड आधा था। उन्होंने 2 कट लगाए, लेकिन कोई भी मेजर ब्लड वेसल उससे नहीं कट पाए। इसलिए ब्लीडिंग तो हुई, लेकिन कोई जानलेवा ब्लीडिंग नहीं हुई। उन्होंने फिर सोचा कि मैं अपनी रेडियल आर्टरी काट लेता हूँ, क्योंकि दूसरा तरीका जो कॉमन सुसाइड करने का होता है शार्प वेपन से, वो है हाथ की रेडियल आर्टरी जो होती है, जो फड़कती हुई नस होती है हाथ में, उसको काट लेना। वहाँ पे भी उन्होंने कट किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए और रेडियल आर्टरी नहीं कट पाई उनसे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने जो बड़ी आर्टरी रहती है नीचे से ऊपर आने वाली सेफेरस आर्टरी जो है, ब्लड वेसल जो है, उनमें से किसी को काट दूं, जो टांग के नीचे से, टांग में इधर नीचे इंग्वाइनल रीजन से आती हैं और फिर जाके वेना केवा से मिल जाती हैं वेन तो, और आर्टरी जो है वो नीचे एओर्टा से निकल के नीचे की तरफ आती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर अच्छा घाव लगाऊंगा तो आर्टरी या वेन कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा और जिससे मेरी मृत्यु बड़ी फास्ट हो जाएगी। उन्होंने घाव लगाया, लेकिन वो घाव इतना गहरा नहीं था, क्योंकि अक्सर इस रीजन में काफ़ी फैट होता है, इसलिए थोड़ी ब्लड वेसल डीप होती हैं और वो इतनी आसानी से नहीं कटती। तो वो सुपरफिशियल ब्लड वेसल तो कट गई, पर डीप जो वेसल्स थी वो नहीं कटी। जब वो नहीं कटी तो ब्लड जिस स्पीड से वो चाहते थे कि आए और जल्दी से उनकी मृत्यु हो जाए, वो नहीं हो पाया। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर के उनको ध्यान आया कि उन्होंने बेल्ट पहन रखा है, तो उसी बेल्ट से उन्होंने अपने गले पे फंदा बनाया और उसी के छेद के साथ में अपनी जैसे
कमर पे कस के बांधते हैं, उसी तरह से गले में कस के बांध करके और उसके ऊपरी हिस्से को, ऊपर की पहली छड़ जो लगी होती है खिड़की में, लोहे की छड़ें उससे बांध करके और वो खींच के उसको और टॉयलेट सीट पे बैठ गए। अब ऐसी परिस्थिति में 5-6 किलो का से भी ज़्यादा वज़न जो नेक में है वो ट्रांसफ़र हो जाना बहुत आसान है, और 3 किलो से ज़्यादा अगर वज़न कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो कैरोटिड आर्टरीज एंड कैरोटिड वेन्स जो गर्दन में रहती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और सेरिब्रल एस्फिक्सिया होकर के और एपोप्लेक्सी होकर के उन व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये एक जानी हुई चीज़ है और इसी कारण पार्शियल हैंगिंग को बहुत डेंजरस माना जाता है और बहुत से लोग पार्शियल हैंगिंग से ही अपनी डेथ करते हैं। ये फिर एक बार याद रखने की बात है कि हैंग करके डेथ करने के लिए आपको किसी व्यक्ति को पूरा नहीं लटकना पड़ता। अगर 4-5 किलो भी वज़न नेक में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो काफ़ी होता है। कैरोटिड आर्टरी आपने देखा होगा, यहाँ हाथ रखें तो एक उछलती सी आर्टरी होती है। कैरोटिड आर्टरीज एंड कैरोटिड जो वेन हैं वो दोनों ब्लॉक हो जाती हैं और उससे तुरंत ब्रेन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। वेनस आर्टीरियल सप्लाई भी कट जाती है और वीनस रिटर्न भी अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए एनोक्सीमिया और एपोप्लेक्सी दोनों ब्रेन में होने से जल्दी ही ब्रेन 2 मिनट में आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो अपना लिगेचर मार्क नहीं रिमूव कर सकता और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो यह परिस्थिति अक्सर बहुत कॉमन है। वैसा ही उनके साथ हुआ। जैसे ही उन्होंने वो लिगेचर लगा के वहाँ पे कुर्सी पे बैठे तो वो जो है एस्फिक्शियल स्टेज में चले गए और एस्फिक्सिया से ड्यू टू हैंगिंग बाय बेल्ट उनकी डेथ हो गई। हमारा इसमें इतना ही रोल था कि डॉक्टर YS सचान की कॉज ऑफ डेथ, असली कॉज ऑफ डेथ है उसको बताया जाए, सामने लाया जाए, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। हमने उसको सुसाइडल डेथ बता करके बाय हैंगिंग। उसके अलावा भी कई लोगों की डेथ्स पे मीडिया जो है वो ब्लेम लगाता रहा। वहाँ पे कई डॉक्टर और कई जो नेचुरल डेथ से मरते रहे, कोई एक्सीडेंट से, किसी से भी। और आपको अखबारों में एक बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि सब ये लोग उस कैंप से जुड़े थे इसलिए उनको मार दिया गया। पर ऐसा मुझे संभव नहीं लगता, और अगर होता तो CBI ज़रूर उन सबको कोरोबरेट करके और आपके सामने, समाज के सामने, मीडिया के सामने और कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देती। ये था YS सचान का NRHM स्कैम में उनकी डेथ की मिस्ट्री का सॉल्यूशन जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया CBI को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।